हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग दिवाली के एक वैकेशन के बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिल रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक न्यू चैप्टर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि अकाउंट्स बनाते टाइम जब हम फाइनल अकाउंट बनाते तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बनती है बैलेंस शीट। जो अकाउंट नहीं होता, जो होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम लोग टी फॉर्मेट में बनाते हैं। आप सबको ये पता रहेगा टी फॉर्मेट में बनता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट के लिए रहती है लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं वर्टिकल फॉर्मेट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। आपको सम्स को सॉल्व करना है वर्टिकल फॉर्मेट में, वर्टिकल बैलेंस शीट में, या तो वर्टिकल पीएनएल। पीएनएल को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम यहाँ पर रहेगा इनकम स्टेटमेंट। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट के थ्रू जाना है, फॉर्मेट को समझना है और उसके हिसाब से जस्ट आपके जो फाइनल अकाउंट्स के सम है उसको उस फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व करना है। अभी आप बोलोगे कि ये कुछ डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। अगर आपको टी फॉर्मेट वाला अकाउंट्स और बैलेंस शीट दोनों भी अगर समझ में आ रहा है तो, अगर टी फॉर्मेट वाला आपका सब कुछ क्लियर है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, तो वर्टिकल फॉर्मेट करना कोई भी हार्ड नहीं है आपके लिए, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें आपके लिए। सेकेंड थिंग, जो हम लोग टी फॉर्मेट में बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, कि वो साइड बाय साइड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अभी आप लोगों को वर्टिकली सॉल्व करना है, तो अभी जो भी आपके फॉर्मेट रहेंगे ये रहेंगे वर्टिकल फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से शो किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट से। तो आपकी स्क्रीन पे अभी एक फॉर्मेट दिखेगा, इस फॉर्मेट को मैं एक्सप्लेन करूंगी, समझ के लेना है, साथ ही साथ समझने के साथ आपके बुक में भी इसे क्या करना है, नोट डाउन करना है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वर्टिकल बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज एसेट। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो लायबिलिटी वाला पार्ट होता है और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है वो एसेट्स वाला पार्ट होता है। यहां पर भी इसी तरीके के दो पार्ट्स है, लेकिन इन दो पार्ट्स का नाम है सोर्सेस ऑफ फंड एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। जैसे कि आपको यहाँ पे रेड फॉर्मेट में दिख रहा होगा, रेड फॉन्ट में। ओके, अभी इसके मीनिंग क्या होते हैं। जब भी फाइनेंस किया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है बैलेंस शीट। जब भी कंपनी में फाइनेंस किया जाता है तो दो तरीके से फाइनेंस किया जाता है, पैसा कहाँ से आ रहा है और उस पैसे को आप कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो पैसा कहाँ से आ रहा है ये वाला पार्ट है सोर्सेस ऑफ फंड, और उस पैसे को, उस फंड को कहाँ पे यूज कर रहे हो ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कम्स इन एंड गोज आउट वाला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब वो जो फंड है जो आपको अवेलेबल होने वाला है वो आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, वो पार्ट आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो सबसे पहला पार्ट होता है सोर्सेस ऑफ फंड। अब जो टोटल ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड रहते हैं उसको टोटल ऑफ एप्लीकेशन फंड को क्या करना है, टैली करना है। जैसे हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को टैली करते हैं, नो बैलेंसिंग फिगर, जस्ट लाइक दैट ओनली आपको सोर्सेस ऑफ फंड के अमाउंट को एप्लीकेशन ऑफ फंड के अमाउंट से टोटलिंग से टैली करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट रहता है आपका, जो मेन पार्ट रहता है सोर्सेस ऑफ फंड वाला पार्ट रहता है। सोर्सेस ऑफ फंड में दो पार्ट्स रहेंगे, फर्स्ट वन इज ओनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज ओन फंड, लोन फंड। इसको हम लोग ओड फंड भी बोलते हैं। ओनर्स फंड मतलब खुद का फंड, ओनर का खुद का अपना फंडिंग जो होता है वो होता है ओनर्स फंड या ओन फंड भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज लोन फंड, जो खुद का नहीं है, दूसरे से हमने लिया है एज ए लोन,
दूसरों से हमने उधारी पे लिया है, उसे ओड फंड भी बोलते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओड फंड, मतलब आज मैंने लिया है लेकिन इन फ्यूचर मुझे वो उसे क्या करना है, पे आउट करना है, पे ऑफ करना है। ओके, तो ओनर्स फंड में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल, आपका जो कैपिटल रहता है, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, कुछ भी हो, वो कैपिटल वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड वाला पार्ट आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी तक आपने पढ़े होंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये जो सारे रिजर्व्स वाले पार्ट हैं, जो हमारे प्रॉफिट में से हम कुछ पार्ट सेट असाइड करके रखते हैं फॉर माय फ्यूचर एक्टिविटीज और फॉर माय अनसर्टेनिटीज। तो वो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो यहाँ पर आएगा। इसमें से हम लोग अगर कोई लॉसेस हैं, अगर मेरे रिजर्व्स कोई भी लॉसेस हैं, जैसे अगर मुझे किसी साल में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, एडजस्ट करने वाली हूँ। फिक्टिशियस एसेट, जो हम लोग एवरी ईयर कुछ कुछ एसेट रिटर्न ऑफ करते हैं। एक एसेट का लाइफ होता है और उसमें से कुछ कुछ पार्ट हम लोग एवरी ईयर क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो जो रिटर्न ऑफ वाला, वो जो फिक्टिशियस एसेट वाला पार्ट है वो यहाँ पर आएगा। ये हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में से लेस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ओन फंड, मतलब खुद का जो कैपिटल का जो खुद का पैसा है वो। अभी सेकेंड कॉलम में आप इसका अमाउंट लिखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस फर्स्ट में लिखोगे, लॉसेस उसमें से माइनस करोगे, फाइनल अमाउंट आएगा बाहर, दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर आएगा आउटर में ओन फंड। क्लियर है यहां तक? ओन फंड मतलब खुद का फंड, और आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, ओन फंड को ही हम लोग बोलते हैं नेट वर्थ, खुद का पैसा। देन सेकेंड पार्ट इज लोन फंड। लोन फंड में दो पार्ट है, एक तो सेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन हमेशा याद रखना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है, एंड सेकेंड वन इज अनसेक्योर्ड लोन। अगर किसी एसेट के बदले में मॉर्गेज करके कोई लोन ले रहे हो, किसी को कुछ गिरवी रख के लोन ले रहे हो, तो वो होता है सेक्योर्ड लोन। अगर कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या पब्लिक से कोई पैसा ले रहे हो, तो वो होता है अनसेक्योर्ड लोन। तो ये दोनों लोन्स यहाँ पर आएंगे, इन दोनों लोन को आपको ऐड करना है और आउटर में आएगा टोटल ओड फंड। ओके, जैसे ऊपर ओन फंड आया वैसे यहाँ पर आएगा टोटल ओड फंड। यहां तक आपको क्लियर रहेगा? अभी ये जो फंड है ओन वाला और ये है ओड वाला, एक मेरा खुद का, एक मेरा लोन का, इन दोनों को मुझे यहाँ पे टोटल करना है। अब ये जो टोटल है, यही टोटल है आपका टोटल फंड अवेलेबल। अवेलेबल मतलब टोटल फंड, ये जो आपका टोटल सोर्सेस ऑफ फंड है, ये पूरा पार्ट का जो टोटल है वो, मतलब मेरे पास मेरा कितना पैसा अवेलेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड अर्सो। मतलब इतना कैपिटल मैं लगा सकती हूँ, इतना पैसा मेरे पास है, टोटल जितना फंड मेरे पास अवेलेबल है वो फंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। होप सो आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर रहेगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज ओनर्स फंड, सेकेंड वन इज लोन फंड। ओनर्स फंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल, जो भी कैपिटल रहेगा आएगा, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड होगा, लेकिन रिजर्व्स में से अगर कोई लॉसेस है तो वो लेस हो जाएंगे। आपको यहाँ पर टोटल ओन फंड मिलेगा। सेकेंड पार्ट इज लोन। लोन में भी दो पार्ट्स होते हैं, सेक्योर्ड एंड अनसेक्योर्ड, दोनों को ऐड करोगे तो दो टोटल लोन फंड मिलेगा। ओन फंड को एंड ओड फंड को ऐड कर दोगे तो टोटल फंड अवेलेबल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल अमाउंट है ऑफ पार्ट 1। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है ये आप देख रहे रहोगे, पूरा लायबिलिटी वाला पार्ट है। जो आप हॉरिजॉन्टल में लायबिलिटी साइड पे लिखते हो, कैपिटल, लोन, ये वाला पार्ट है। तो ये टोटली पूरा लायबिलिटी वाला पार्ट है। लेकिन अभी जो हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये वाला पार्ट मिक्सचर है लायबिलिटी एज वेल एज एसेट, दोनों का कॉम्बो है। इसमें एसेट्स भी हैं और इसमें लायबिलिटीज भी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एप्लीकेशन मतलब जहां पे मेरा पैसा जाने वाला है, जहां पे मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, जहां पे मैं मेरा पैसा लगा रही हूँ, वो वाला पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड है तीन पार्ट में डिवाइडेबल, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड एसेट, जो एसेट साइड में आते हैं।
second part is your investment and third part is your working capital. वर्किंग कैपिटल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो जस्ट वही है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. अभी वन बाय वन देखते हैं. फिक्स्ड एसेट में दो टाइप की एसेट्स होती हैं, आप सबको पता है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट. अभी टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जस्ट बिल्डिंग, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट अगर कोई आपके पास है, प्रीमाइसेस है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री इक्विपमेंट है. तो ये सारी चीजें जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, ये सब किस में आएगा? टेंजिबल एसेट. सेकेंड पार्ट इज इनटेंजिबल एसेट. ये भी आपको पता है. इनटेंजिबल एसेट मतलब जो आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आएगा इनटेंजिबल एसेट. तो इन दोनों को मिला के आएगा टोटल फिक्स्ड एसेट. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पे आएगा टोटल फिक्स्ड एसेट. ठीक है, दोनों को ऐड करके आउटर में आप लिखोगे टोटल फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्ग टर्म लोन और ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पैसा यहाँ पर आएगा आपका. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आउटर में लिख देती हूँ, कोई भी टोटल रहेगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल में सेकेंड पार्ट आता है एसेट में, वो वाला पार्ट है ये. थर्ड वन इज वर्किंग कैपिटल. तो करंट एसेट जो भी है उसकी टोटल और करंट लायबिलिटीज की टोटल, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें से ये माइनस हो जाएगी. तो आउटर में आपका आएगा वर्किंग कैपिटल. ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल आपका फाइनल अमाउंट होगा. अब मैंने जो बोला था कि मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे देखो लायबिलिटीज आ रही है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये मिक्सचर है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का. ओके, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगी. तो अब ये जो तीन पार्ट है, ये तीनों ऐड होके यहाँ पर आ जाएंगे. तो यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल फंड यूज्ड. यहाँ पे था अवेलेबल, कितना है और कितना यूज हुआ, दोनों को भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं, लेकिन ये अवेलेबल वाला फंड है और ये यूज्ड वाला फंड है. एप्लीकेशन के मैं फिर से बता देती हूँ, 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट, सेकेंड पार्ट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड एसेट आप सब लोग जानते हो, टेंजिबल लिखने हैं फर्स्ट, देन इंटेंजिबल लिखना है. सेकेंड पार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट्स लिखना है, कोई लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. थर्ड पार्ट में आएगा वर्किंग कैपिटल. अभी वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इस तरीके से आएगा. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आप सब पढ़ चुके हो. आउटर में अमाउंट आएगा टोटल वर्किंग कैपिटल, तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल फंड यूज्ड. पहले मिलेगा अवेलेबल, सेकेंड पार्ट में मिलेगा यूज्ड. अभी ये जो रेड मार्किंग में आपको दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों भी टैली होना चाहिए. यहाँ पर जितना रहेगा उतना ही यहाँ पर रहेगा. ये टैली होना बहुत ही जरूरी है. होप सो आपको पूरी जो वर्टिकल बैलेंस शीट है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हो. मैं आपको एक बार स्क्रीन पे फिर से पूरी दिखा देती हूँ. आपके बुक में इसको नोट डाउन करके रखना है. ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका शॉर्ट वाला फॉर्मेट है जो आपको ऑलवेज याद में रखना है, ऑलवेज ध्यान रखना है. अभी हम लोग और एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, डिटेल फॉर्मेट वाला, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से समझेगा कि कौन से हेड के अंडर कौन कौन सी चीजें जाने वाली हैं. तो आप पहले ये शॉर्ट वाला फॉर्मेट अपनी बुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके या अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए. अब हम लोग देखते हैं डिटेल वर्टिकल बैलेंस शीट. डिटेल वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब ये जो हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स देखे थे, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉसेस, इसके अंडर कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो जा सकते हैं, जिसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं, उस हेडिंग के अंडर लिखते हैं. आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कौन से हेडिंग के अंदर कौन सी चीज जाएगी और वहां पे आप कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे. तो वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल बैलेंस शीट से.
सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें फर्स्ट आएगा ओनर्स फंड, उसमें फर्स्ट पार्ट है कैपिटल। अभी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस भी आएगा। अगर कोई अनपेड कॉल्स है, मतलब कॉल किया, कॉल्स जैसे 4 पार्ट में आपका पैसा डिवाइड होता है जो भी शेयर्स का होता है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन मनी, सेकेंड वन इज अलॉटमेंट मनी, थर्ड वन इज फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसमें से कोई कॉल ऐसा है जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो अगर शेयर होल्डर ने पे नहीं किया तो आपका वो कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो पैसा अभी तक आया नहीं है। तो वहां यहाँ पे आपको वो अनपेड कॉल्स को क्या करना है, लेस करना है। उसके बाद कोई फोरफिटेड शेयर्स है, जैसे किसी ने शेयर्स का कॉल पे नहीं किया तो उस शेयर्स को आधा अधूरा रख के मैं क्या करूंगी, मैं कैंसिल कर दूंगी। तो जो वो कैंसिलेशन वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर कॉल्स पे नहीं होते, उस शेयर्स को बोलते हैं फोरफिटेड शेयर्स को कैंसिल करना। तो वो शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे तो वो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि वो फिर से मेरे पास आ गए शेयर्स। देन उसमें और भी चीज ऐड होगी अगर हुई तो, अगर सम में दी है तो कोई भी अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट अगर कंपनी ने निकाला, इसके अगेंस्ट कोई भी पैसा आपको मिल रहा है तो वो पैसा यहाँ पर आएगा। ये सब कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये वाला एक माइनस होगा तो वो मैं आपको माइनस में लिख के देती हूँ। फिर इसमें ये ऐड अगर है तो ये ऐड, और बाहर टोटल अमाउंट आएगा ऐड। ठीक है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे, जिसमें कैपिटल रिजर्व आपको पता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पता है, शेयर प्रीमियम पता है, जनरल रिजर्व्स होते हैं, अदर रिजर्व्स होते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जिसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको सबको पता है क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऊपर आएगा और डेबिट बैलेंस है तो नीचे लॉसेस में आएगा, वो हम लोग देख रहे हैं थोड़ी देर में। सिंकिंग फंड होगा तो सिंकिंग फंड, इन सबको यहां पर ऐड कर देंगे। अब इन सबको ऐड करके इसमें से लॉसेस आपको लेस करना है तो लॉसेस की भी टोटल ले लेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में है, यहाँ पर आएगा कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा है, तो वो रिटर्न ऑफ नहीं हो रहा है मतलब क्या है, वो फिक्टिशियस एसेट। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, आप सबको पता है। इश्यू करते टाइम अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हो आप शेयर्स का तो वो फिक्टिशियस एसेट है। अगर शेयर्स को इश्यू करते टाइम कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आपका लॉस है, लॉस भी यहाँ पर आएगा। डिबेंचर इश्यू के लिए कोई एक्सपेंस किया है तो वो भी यहाँ पर आएगा, जैसे शेयर्स का है वैसे डिबेंचर का भी। अगर समझो डिबेंचर इश्यू करते टाइम कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो वो भी आपके लिए लॉस है, तो लॉसेस यहाँ पर आ जाएंगे। लॉसेस की टोटल लेके उसको आपको माइनस कर देना है, एंड आउटर में आपका एक फाइनल अमाउंट आएगा, वो यहाँ पर आप लिख दोगे। इसका कैलकुलेशन आप सेकेंड कॉलम में करोगे तो बेटर है, ताकि आपको एक ये कैपिटल वाला पार्ट मिला, एक आपको ये रिजर्व वाला पार्ट मिला, तो आपके पास ये दो चीजें अवेलेबल हैं। अब इनको टोटल कर लोगे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। टोटल करके यहाँ पे आपको मिलेगा ओन फंड, इसको मैं कैपिटल बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो बोल्ड वाला पार्ट किया मैंने, ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, ये वो वाला पार्ट है जो आपको कैपिटल प्लस रिजर्व से मिलने वाला है। कैपिटल और रिजर्व्स को जब ऐड करोगे तो टोटल कैपिटल एंड रिजर्व्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ लॉसेस वाला जो पार्ट इधर आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा ओन फंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है A+P। नाउ कम टू द लोन फंड पार्ट। लोन फंड पार्ट में आपको कोई डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं, आपको पता है ये सब सिक्योर्ड होते हैं, कोई लोन फ्रॉम बैंक है या कोई लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये जो लोन वाले पार्ट है, जो सिक्योर्ड वाले पार्ट है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिसकी टोटल आप ऑलरेडी आउटर में ले लोगे। ठीक है।
अब इसकी टोटल आउटर में लेने के बाद आपको सेकंड जाना है अनसेक्योर्ड लोन की तरफ। अनसेक्योर्ड लोन में आप पब्लिक डिपॉजिट, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है आपको, जो किसी भी अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होता वो क्या हो जाता है, अनसेक्योर्ड लोन हो जाता है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख चुकी हूँ। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल ओड फंड। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टोटल ओड फंड। तो यहाँ पे टोटल ओड फंड मिले। अभी ये जो है ओन फंड एंड ओड फंड, इन दोनों को टोटल करके यहाँ पर लिख दोगे। ये आपका है टोटल फंड अवेलेबल। समझ में आ रहा है? फिर भी आपको अगर चीजें समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे रेड मार्किंग कर देती हूँ। ये जो दो रेड मार्किंग में है इनकी टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना है। अभी जस्ट मैंने एक आपको अंदाजा आए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो मैंने कॉलम्स में फिगर्स पुट किए हैं। बट जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब अमाउंट इनर में लिखना है, कब आउटर में लिखना है, कब टोटलिंग करना है। आपको एक बात याद रखनी कि जब भी किसी अमाउंट का फाइनल कैलकुलेशन हो, जब भी किसी अमाउंट का फाइनल कैलकुलेशन हो, तो वो फाइनल कैलकुलेशन आना चाहिए आउटर में। ठीक है, बाकी आप जो भी कैलकुलेशन है वो इनर में कर सकते हो। तो ये हमारा टोटल फंड अवेलेबल वाला पार्ट है। होप सो आपको समझ गया हो कि कौन से हेडिंग के अंदर कौन सी चीजें आने वाली है। वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद सबसे पहले अपने बुक में नोट डाउन कर लेना। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो पॉज कर लोगे, पॉज कर करके अपनी बुक में नोट डाउन करते जाओगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला पार्ट। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यहाँ पर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स है। अभी टेंजिबल एसेट जो भी है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ये आपको पता है। तो उस डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लेस करके दिखाना है। पहले सारे एसेट्स लिख लोगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने फिक्स्ड एसेट टेंजिबल लिख ली, यहाँ पे इनटेंजिबल, आउटर में आ जाएगा टोटल फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आप यहाँ पे लिख लो। जितने इन्वेस्टमेंट है आप इनर में लिख लो। देखो यहाँ पे दी हुई है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या शेयर्स या डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है या कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया है। अगर लिया है तो वो लायबिलिटी में आएगा, लोन वाले फंड पार्ट में। लेकिन अगर किसी को दिया है तो इन फ्यूचर मुझे वापस मिलने वाला है ना, वो तो वो मेरा एसेट है। तो एसेट है तो वो किधर आएगा, इधर इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में। यहाँ पे टोटल करके लिख दूंगी मैं। अब वर्किंग कैपिटल वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट, यहाँ पे भी मैं चीजों को बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए किस किस को ऐड करना है फाइनली। देन करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ। जो करंट एसेट, जो एसेट्स वाले पार्ट होते हैं, ये दो एसेट्स में डिवाइड होते हैं, एक क्विक एसेट, एक नॉन क्विक एसेट। तो जो क्विक एसेट है वो और नॉन क्विक एसेट है, ये आप बोलोगे कि अभी जरूरी है क्या डिवाइड करना। जब आप ये फॉर्मेट बनाओगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट ऐसे पार्ट्स करके बताओ। जैसे मैंने आपको बताया, लोन फंड अलग बताना है, कैपिटल अलग बताना है, रिजर्व्स अलग बताना है, उसी तरीके से वो कंपलसरी है अलग अलग बताना, अलग अलग हेडिंग्स में बताना। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आप क्विक एसेट, क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक, ये सब अलग अलग बताओ। कंबाइनली एक पार्ट कर सकते हो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रेशियोज, तो रेशियोज का स्टार्टिंग होता है इससे। आपको फॉर्मेट बनाने के बाद रेशियोज सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए रेशियोज में ये बहुत ही यूजफुल है कि कौन से क्विक एसेट्स है और कौन से क्विक लायबिलिटीज है, कौन से नॉन क्विक है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने बाइफर्गेशन करके रखा है। अभी इसका डिफरेंस क्या होता है, क्विक एसेट मतलब जो इजीली आप अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विडिटी के हिसाब से, इसको हम लोग लिक्विड एसेट या लिक्विड लायबिलिटी भी बोलते हैं, जिसे आप इजीली पे आउट कर सकते हो
जिसे आप इजीली पे आउट कर सकते हो उसे बोलते हैं क्विक लायबिलिटीज, जिसे आप इजीली पे आउट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन क्विक लायबिलिटी। जिसको आप इजीली एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसे बोलते हैं क्विक एसेट। जिस एसेट को आप क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में उसको बोलते हैं नॉन क्विक एसेट। देखो क्विक एसेट, अभी कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ओके। डेटर्स पे आउट कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। बिल्स रिसीवेबल पे आउट कर सकते हो इजीली। शॉर्ट टर्म कोई लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन के लिए अलग हेडिंग है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कुछ ले रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए अलग हेडिंग है, ठीक है। शॉर्ट टर्म आएगा क्विक एसेट में। देन एक्रूड लोन, कोई छोटा मोटा लोन लिया तो यहाँ पर, सॉरी कोई छोटा मोटा लोन दिया तो। शॉर्ट टर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब इन फ्यूचर मेरा वो एसेट है, मुझे वो पैसा मिलने वाला है। तो ये सारी आ जाएंगी टोटल क्विक एसेट। तो मैं यहाँ पर मार्किंग करके क्विक एसेट का टोटल कर लेती हूँ। अब नॉन क्विक, जो इन्वेंट्री एंड प्रीपेड है ये है नॉन क्विक एसेट। इन्वेंट्री को आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जरूरी थोड़ी आपके पास जो इन्वेंट्री है मार्केट में जाके बेच दो, नॉट पॉसिबल। तो आप इजीली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये नॉन क्विक में आ जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आप जो प्रीपेड एक्सपेंस है जिसका ड्यू डेट नहीं आया है, ड्यू डेट तक आपको वेट करना है, उसके पहले आप पे नहीं कर सकते, तो ये भी आपका टोटल है कि नॉन क्विक है कि ये भी आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पता रहेगा कि जब उसका डेट आएगा तभी वो पे आउट होगा, उसके पहले वो पे आउट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट आपको इस तरीके से याद रखना है, सारे करंट एसेट क्विक एसेट होते हैं, सिर्फ दो करंट एसेट क्विक एसेट नहीं होते, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड ये दो छोड़ के बाकी जितने भी एसेट है ये सारे के सारे क्विक एसेट होते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो आपको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से वो ऑलवेज याद रहेगा। फिर से बताती हूँ, आपको दिख रहा होगा ये जो पूरा पार्ट है जो मैं अभी सिलेक्ट कर रही हूँ, ये करंट एसेट वाला पार्ट है। सारे करंट एसेट क्विक एसेट होते हैं एक्सेप्ट टू एसेट, फर्स्ट इज इन्वेंट्री, सेकेंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। इसको छोड़ के जितने भी करंट एसेट है वो सारे क्विक एसेट होते हैं। नाउ कम टू द करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स को आप इजीली पे कर सकते हो, बिल्स पेबल को पे कर सकते हो, एडवांस अगर कोई रिसीव किया है तो वो भी करंट लायबिलिटी है, कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग है तो उसको पे कर सकते हो, इंटरेस्ट अगर एक्री हो गया तो उसे पे कर दो, टैक्स का प्रोविजन करना है तो टैक्स पे कर दो, खत्म करो। डिविडेंड को आप पे कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन कोई लिया हो तो उसको पे कर दो। ये सारी जो चीजें हैं ये हैं क्विक लायबिलिटी जिसको आप इजीली पे कर सकते हो। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे आएगा टोटल क्विक लायबिलिटीज। अब नॉन क्विक लायबिलिटी एक ही होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो मैं इधर ऐड कर दूंगी बैंक ओवरड्राफ्ट को, और आउटर में लिख दूंगी टोटल करंट लायबिलिटी। क्विक प्लस नॉन क्विक इज इक्वल टू करंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। फिर से बताती हूँ, क्विक प्लस नॉन क्विक इज इक्वल टू करंट। जैसे क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट, ये देखो यहाँ पर। वैसे क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल करंट लायबिलिटी। जैसे सारी लायबिलिटी, सारी करंट लायबिलिटीज क्विक लायबिलिटी होती है, सिर्फ एक ही लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी नहीं होती, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि क्विक कौन कौन सी है, बस ये याद रखो नॉन क्विक कौन कौन सी है। इनको छोड़ के जितनी भी बची है वो सबके सब क्विक है, ओके। जो क्विकली आप पे कर सकते हो या क्विकली आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी को आपको पता है माइनस करना होता है। करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी तो आउटर में आएगा टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देती हूं। अभी यहां पर क्या ऐड करोगे, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, देखिए आपको ऊपर बताती हूं मैं।
फिक्स्ड एसेट में ऐड करोगे, रेड वाला पार्ट देखते जाइए, सिर्फ रेड वाला पार्ट, फिक्स्ड एसेट, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट में ऐड करोगे टोटल वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करोगे 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे आएगा टोटल फंड यूज्ड। इसको भी मैं रेड मार्किंग कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, ताकि आपको बेटर चीजें समझ में आए। अब जो ये XXX है, ये XXX और ये XXX, मतलब ये दोनों अमाउंट यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो ये है आपकी डिटेल बैलेंस शीट, जो आपको आपके बुक में नोट डाउन करके रखना है। वीडियो को पॉज करते जाइए, मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए ये आपकी डिटेल बैलेंस शीट है। वीडियो को पॉज कर करके आप अपने बुक में इसको नोट डाउन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली, अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट बन के ध्यान रखूं, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो ध्यान में रखोगे वो सिर्फ ये बैलेंस शीट ध्यान में रखोगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, शॉर्ट वाली, ठीक है। डिटेल वाली आपकी स्टडी के लिए, कि कौन से हेड के अंदर कौन सी चीजें आने वाली हैं, ये आपके स्टडी के लिए, आपके बेटर अंडरस्टैंड के लिए है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिटेल वाली समझो, लेकिन जब आपको सीक्वेंस याद रखने की बारी आती है, तो सीक्वेंस याद रखते टाइम आप हेल्प लोगे शॉर्ट वाले बैलेंस शीट की, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट वाला पार्ट खत्म होता है। वर्टिकल बैलेंस शीट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, दोनों फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डिटेल सम सॉल्व करेंगे, तब तक होप सो आपको इस फॉर्मेट समझ लो, और इस फॉर्मेट को अपनी बुक में नोट डाउन करके अपने दिमाग में बिठा लो कि किस सीक्वेंस में आपको इस फॉर्मेट को लेके अपने सम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप प्रिपेयर हो जाओ, लर्न कर लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग सम सॉल्व करें तो आप उसके लिए क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट के। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फ्रेश समस के साथ। सम्स के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को बैलेंस शीट को टैली करना है, हेडिंग्स को ऐड या लेस करना है, ये सारी चीजें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ न्यू सम्स एंड कैलकुलेशंस। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।